चलिए स्टार्ट करें। लेक्चर नंबर 10 है आपका। लास्ट क्लास में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, आप करके आए हैं? कोशिश करिए, आपने कोशिश करिए लेकिन हुआ नहीं। चलिए करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन आपका था वाटर में आपका नाइट्रोजन गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट गिवन था और आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर गिवन था 0.8 और इन्होंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर ये निकालना है आपको, जबकि टोटल प्रेशर है 5 atm। टोटल प्रेशर कितना है? 5 atm। टोटल प्रेशर 5 atm है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इसमें नाइट्रोजन कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रही है वो निकाल लें किसी तरीके से, है ना, तो नाइट्रोजन के प्रेशर के अकॉर्डिंग हम लोग नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन और KH का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। मतलब बात समझिए क्या बताना चाह रहे हैं। टोटल प्रेशर अपने पास है 5 atm का, है ना। इसमें से नाइट्रोजन का कितना प्रेशर है अगर वो कैलकुलेट कर लिया जाए तो आपको मैंने सिखाया कोई भी नाइट्रोजन अगर किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है तो उसका कितना प्रेशर है Pn2, वो KH फॉर N2 मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इसके बराबर ही होगा ना। हेनरी लॉ यही कहता है कि अगर आप डिसॉल्व करते हो किसी गैस को किसी लिक्विड में तो उसका कितना प्रेशर है वो डिपेंड करता है उसके मोल फ्रैक्शन के। वाटर में उसके कितने मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या आता है? KH आता है। ये वैल्यू अपने को पता है, ये वैल्यू निकालना चाहते हैं हमको क्योंकि मोल्स निकालने हैं नाइट्रोजन के, तो मोल फ्रैक्शन निकल आएगा तो वाटर के मोल्स पता है उसके हिसाब से मोल्स आ जाएंगे। प्रेशर ऑफ N2 अगर निकलेगा तब ये निकलेगा। तो प्रेशर ऑफ N2 कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? टोटल प्रेशर तो 5 atm है, गैसेस का टोटल प्रेशर क्या है? 5 atm है, लेकिन उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 0.8। इसका मतलब ये है कि इस 5 atm में से अगर केवल प्रेशर ऑफ N2 हम निकालें तो वो आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 जो एयर में है मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। क्योंकि अगर हम लोग किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालते थे, डाल्टन्स लॉ हमने पढ़ा था किसमें? 11th में। किसी भी गैस का अगर हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है तो हम लोग क्या करते थे? उस गैस के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, यही तो करते थे। बोलो, यही करते थे डाल्टन लॉ से। तो जिस गैस के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, जिस गैस का प्रेशर निकालना है पार्शियल प्रेशर, उसका मोल फ्रैक्शन निकालते थे। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता था? उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ऐसे ही तो निकलता है, इसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। क्वेश्चन में ये मोल फ्रैक्शन आपका गिवन है। ये कितना गिवन है? 0.8 या 0.6? ये दे रखा है 0.8। टोटल प्रेशर है 5 atm, तो ये कितना आ जाएगा? नाइट्रोजन का खुद का प्रेशर कितना आ जाएगा? 4 atm। अब नाइट्रोजन का जैसे ही प्रेशर आ गया उसी के हिसाब से नाइट्रोजन डिसॉल्व होगी वाटर में, तो उसके लिए प्रोपोर्शनलिटी ये हेनरी लॉ है ही अपने पास। तो 4 atm इज इक्वल टू KH की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकल आएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना आ जाएगा? आप बोलोगे दो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कैसे आ रहा है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ जो N2 था ये एयर में था, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हम किस में ले रहे हैं? वाटर में, क्योंकि वाटर में मोल्स निकालने हैं।
तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आ जाएगा आपका कितना, 4 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻⁵ दैट इज 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाई 4, ये वैल्यू आ जाएगी। अब मोल फ्रैक्शन जैसे ही आ गया वैसे ही इसके हम मोल्स निकाल सकते हैं, ना, दो ही चीजें हैं, पानी है और नाइट्रोजन है। तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 अगर निकालना है तो आपके मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, यही तो करना है। पानी के मोल कितने दे रखे, 10 शायद दे रखे, पानी के मोल कितने दे रखे, 10, और ये कितना आ गया था अपना, अब निकाल सकते हैं यहां से ये वैल्यू, इसको 1/, में कर दो, 1/, में करोगे अगर, अपोजिट कर दो मतलब इक्वेशन को, तो रिवर्स कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा NN2 प्लस 10, NN2 को डिवाइड कर दो तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 10/NN2, ये नीचे वाले से इसमें डिवाइड कर दी, ठीक है। अब ये 1 को इधर ले जाएंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे। अब कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, NN2 निकल आएगा। ये 1/4 कितना बनेगा, और जो 9 में क्वेश्चन आया था ना उसमें ये इन्होंने जो, जहां से मैंने बुक से दिया था उसमें डेटा मिसप्रिंट था, वहां पे ये प्लस में था, ये वैल्यू जो थी ना वो प्लस में थी, प्लस में कर लीजिए, इस वैल्यू को प्लस में करिए, ये प्लस में होगा तो यहाँ पे जाके माइनस में आ जाए, उस डेटा को प्लस में कर लीजिए, तो यहाँ आएगा तो माइनस में आ जाएगा। सही है, देख लीजिएगा वहां प्लस में करने पे प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई। इस तरीके से मोल्स ऑफ N2 हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ दिमाग में बत्ती जली आपके, कुछ बात समझ में आई। एयर थी, एयर में नाइट्रोजन डिजोल्व थी, एक डेटा दिया था उससे हमने नाइट्रोजन का निकाला प्रेशर, और दूसरे केस से हमने हेनरी लॉ लगाया, वाटर में निकाला। हाँ, गलत कर दिया क्या मैंने, यहाँ पे प्लस में लिया है तो नीचे आएगा तो यहाँ माइनस में आएगा, यहाँ माइनस में जाएगा, ऊपर ले जाओगे तो ये अल्टीमेटली प्लस में हो जाएगा। ये वैल्यू चेंज की हमने, बस पहले -5 ली थी ना, वो +5 था कुछ। तो ये जो डेटा आया वो प्लस में आया, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिएगा, है? कर, दिमाग में आया कुछ,
सॉल्व तुम अपने हिसाब से कर लेना, प्लस माइनस की अगर मैंने कोई गलती की हो, डेटा आपके पास है, आप अपने हिसाब से सॉल्व करिए। मुझे आंसर नहीं पता है, इन्होंने आंसर दूसरे डेटा के हिसाब से दिया है ना। यहाँ 0.6 है, अपन ने 0.8 लिया है ना। इसके डेटा और उसमें जो आया हुआ है ना, अपन ने तो जेई वाला किया था। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? इसमें -5 है ना, हम लोगों ने +5 लिया है। पीछे वाली साइड माइनस प्लस का सही रखिएगा, सीक्वेंस से शुरू से चलिएगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अरे तुम लोग कैसे नोट कर रहे हो? अभी तो ठंड सी लग रही थी, अब गर्मी कैसे लग रही है? तुम्हारी स्पीड बहुत ही कम है गौरांगी, जल्दी करो। एनसीईआरटी को लाया है? अरेंज आजकल तुम पीवाईक्यू और वो सब कुछ ला नहीं रहा। हो गया? अरे जल्दी करो, तुम लोग का बहुत लेट लग रहा है। क्या नाम है ये? हमने कैसे शांत पड़े हुए हो, कुछ बोल नहीं रहे हो? क्वेश्चन आया, ये समझ आया? ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है एकदम शांत पड़े रहिए, कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए, ठीक है? हो गया बहनों? बहनों हो गया? सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक पे आ जाओ, ध्यान से देखो। जैसे मान लीजिए आप शुगर ऐड कर रहे हो वाटर में, शुगर डिजोल्व हो रही है, प्रोसेस हो रहा है डिसोल्यूशन, और अपना शुगर सॉल्यूशन बन रहा है। शुगर सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है? तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो आप ऐसा कर सकते हो, इस प्रोसेस को टेम्परेचर दे दो, थोड़ा सा हीट बाहर से दे दो, अगर हीट अगर सप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी।
इसका मतलब शुगर प्लस वाटर का ऐसा सोल्यूशन है जिसकी सॉल्युबिलिटी अगर शुगर की बढ़ानी है तो टेम्परेचर दे दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा। लेकिन सारे कंपाउंड ऐसे नहीं होते हैं कि आप टेम्परेचर बढ़ाइए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी भी कंपाउंड को अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी डेफिनेटली बढ़ेगी, है ना। अलग अलग केस है। जैसे मान लो आप किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, गैस क्या है आपका सॉल्यूट है और लिक्विड क्या है आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। इसको डिसॉल्व करके आप बना रहे हो सॉल्यूशन, ठीक। तो हेनरी लॉ कहता है कि जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। गैस का प्रेशर बढ़ाते जाइए, उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उस पर प्रेशर लगाते जाइए, वो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड में डिसॉल्व होता जाएगा, है ना। यही हेनरी लॉ कहता है। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ेगी, लेकिन टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अगर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इसका मतलब उसकी भागने की पावर बढ़ रही है, तो वो लिक्विड में क्यों लिक्विफाई क्यों होना चाहेगा, वो कहाँ जाएगा, वेपर बनाएगा ना। अगर टेम्परेचर दे दिया आपने तो गैसेस को इन जनरली देखा गया है कि जब लिक्विड में डिसॉल्व करते हो और टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, गैसेस तो बाहर निकलने लगेंगी। तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी इसका मतलब बढ़ानी है तो उनका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या फैक्टर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उनके भागने की टेंडेंसी, स्किपिंग टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ती है। तो वो बढ़ेगी तो आपकी सॉल्युबिलिटी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी इस केस में, डिक्रीज। प्रेशर बढ़ाएं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, और अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से डिक्रीज हो रही है। लिख लीजिए, गैस के ऊपर हाई प्रेशर लगाओ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, गैस के ऊपर, गैस को अगर गर्म कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, और वाइल्ड होके इधर उधर भागना शुरू कर देंगे, तो उनकी सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड में क्या होगी, कम। केमिकल बॉन्डिंग में एक पढ़ा था हमने, अगर लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो या सॉलिड को सॉलिड में, तो लाइक डिसॉल्व लाइक, वो तो याद ही है आपको, है ना। तो आयनिक कंपाउंड में ज्यादा सॉल्युबल होगा आयनिक सॉल्वेंट में, और नॉन आयनिक या कोवेलेंट आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो कोवेलेंट सॉल्वेंट होते हैं उसमें ज्यादा अच्छे सॉल्युबल होंगे। ये थ्योरी तो याद ही रखनी है। आयनिक कंपाउंड किसमें ज्यादा डिसॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट। और कोवेलेंट कंपाउंड किसमें डिसॉल्व होते हैं, मोर soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ज्यादातर कैसे होते हैं, नॉन पोलर। ये बात आपको पहले से मालूम थी।
अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो और प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव। प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्यों, हीट नहीं निकल सकती है, किसी किसी एग्जांपल में हीट भी तो निकल सकती है, अलग अलग कंपाउंड है सबके लिए, इन जनरल बात नहीं है जो पिछली स्लाइड पे बताई है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो, हीट निकल रही हो, तब उस केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगी। लीची-टेलियर्स प्रिंसिपल हमने पढ़ा था ना कि इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाता है तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है मतलब प्रोसेस में हीट बाहर खुद से निकल रही है और आपने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब हीट दी, है ना, तो वो तो खुद वो हीट लेना नहीं चाहता है, वो तो खुद बाहर हीट निकाल रहा है और आप क्या कर रहे हो, आप हीट दे रहे हो, तो हीट निकल रही है और हीट दे रहे हो। जब भी रिवर्स फिनोमिनन होता है, जब भी रिवर्स फिनोमिनन है तो इस तरीके से सोचेंगे कि बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा, फॉरवर्ड नहीं। जैसे मान लो किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो, है ना, और तब आप टेम्परेचर दो, तो हीट एब्जॉर्ब करने का मतलब उसको हीट चाहिए और आपने टेम्परेचर दिया, तो दोनों बातें जब सेम डायरेक्शन में जाएं तो रिएक्शन किधर जाता है, फॉरवर्ड। और अगर दोनों बातें अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, रिएक्शन में खुद हीट निकल रही है और अब आप हीट देना चाह रहे हो, तो वो तो बाहर हीट निकाल रहा है और आप हीट देना चाह रहे हो, तो अगर हीट देने का मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो दोनों बातें जब अलग अलग हो जाती हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, बैकवर्ड। तो अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है मतलब हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है ना, हीट बाहर निकल रही है, और आप क्या कह रहे हो, आप बोल रहे हो हम टेम्परेचर बढ़ा के सॉल्युबिलिटी देखना चाहते हैं, तो अगर सॉलिड और लिक्विड डिसॉल्व होंगे आपस में, सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो फॉरवर्ड और अगर कम डिसॉल्व होगा तो बैकवर्ड, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। सॉलिड और लिक्विड की बात हो रही है, सॉलिड सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है, उसका केस हो रहा है। और अपोजिट कर दें तो एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो पहले वाला केस था शुगर और वाटर वाला वही हो जाएगा। ये वाला था ना शुगर और वाटर वाला, ये फिनोमिनन कैसा है, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक है तो हीट दोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, वो हीट लेना चाहता है और आप टेम्परेचर दे रहे हो, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। दोनों केस याद रखेंगे। एक्सोथर्मिक वाले का बताते हैं, इसमें कहीं लिखा सॉल्ट में, हाँ उसको भी टेम्परेचर देते हो, टेम्परेचर देते तो बढ़ता ही है वो। ये तो गैस का है, हम लोग को लिक्विड की बात करनी थी ना, कुछ एग्जाम्पल लिख लो। Na2CO3.H2O, Na2CO3.H2O, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, Na2CO3.H2O, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। लिथियम कार्बोनेट,
पहला है ये, दूसरा है ये, Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट। ये दोनों की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी, एस फॉर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। इसका मतलब इनका वही है ना, इसका मतलब इनका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो कैसा होगा, कौन सा केस होगा, एक्सोथर्मिक का होगा। बोलो, एक्सोथर्मिक के केस में ऐसा हुआ था। NaCl, NaNO3, KNO3, NaCl, NaNO3, KNO3, KCl, ये सब के लिए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब इनका प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक। ये हीट लेना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में अगर टेम्परेचर बढ़ाओ तो कुछ में इंक्रीज होता है, कुछ में डिक्रीज होता है, कुछ टाइम तक इंक्रीज होगा, कुछ टाइम तक डिक्रीज होगा, मतलब वेरिएबल कंडीशन है। तो इतना याद रखने की जरूरत, जो एग्जाम्पल अपने थे, बट पता होना चाहिए कि वेरिएबल भी होता है, ऐसा फिक्स ही नहीं है कि हमेशा कंपाउंड्स में डिक्रीज ही होता है या हमेशा कंपाउंड्स में इंक्रीज ही होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, थोड़े टाइम इंक्रीज कर रही है सॉल्युबिलिटी, फिर क्या होने लगी, डिक्रीज करने लगी। या टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो पहले डिक्रीज कर रही है, फिर क्या हो गई, एकदम से इंक्रीज कर रही है। उसमें डिफरेंट फिनोमिनन होते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। अब वैसे आपका चैप्टर ये नोट हो गया था ना, वैसे अब आपका चैप्टर हो गया है। हाँ हाँ, बनता है ना, चूने का पानी तो बनता ही है। तो ये वाला फर्स्ट, मतलब इसमें हीट निकलती है। हाँ, हीट निकलती है इसमें, एक्सो में होगा, खुद से ही हीट निकल रही है इसमें। हाँ, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस तो उड़ेगी ना, क्यों सॉल्युबल होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मॉलिक्यूल की। गैस को अरेंज कह रहे हैं कि एनसीईआरटी में लिख रहे हैं कि गैस का टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो वो लिक्विड में टेंस टू इनसॉल्युबल है, मतलब सॉल्युबिलिटी टेंस टू 0 है, ऐसा सही समझ रही हूँ मैं। तो क्यों गैस का टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, तो गैस की तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लिक्विड में जाने का मतलब है कि वो लिक्विड फॉर्मेट में आए, वो उसमें डिसॉल्व हो, है ना। तो लिक्विड में कब जाएगी, जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अब आप टेम्परेचर देके गैस को तो उड़ा रहे हो, तो वो तो बाहर ही जाने वाली है, वो तो सॉल्युबल नहीं होगा, इसीलिए टेंस टू इनसॉल्युबल बोला है।
हाँ तो हीट निकलती है। अच्छा ये कह रहे हो कि टेम्परेचर दे रहे हैं, तो तभी तो अपोजिट चल रहा है ये अभी कंडीशन बताई ना आपको, ये एक्सो की है ना। एक्सो में क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ाते ही सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो अगर वो फिनोमिनन एक्सो है तो यही होने वाला है। कहाँ कहाँ एंडो बताया, एंडो नहीं बताया मैंने, इसको एंडो नहीं बताया मैंने। ये बोला कि इन जनरली ऐसा होता है, गैस अगर लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस सॉल्युबल नहीं होगी। सॉल्युबल करना है, टेम्परेचर शुड बी लो, प्रेशर शुड बी हाई। गैस तो लिक्विड में डिसॉल्व तभी होगी जब प्रेशर बढ़ाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आए, बढ़िया से सवाल करिए, सस्ता सुंदर टिकाऊ। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, इन साइक्लोहेक्सेनोन at 300 Kelvin are plotted by a graph। मोलर मास ऑफ पीवीसी निकालना है, पीवीसी का मास, मोलर मास निकालना है। ग्राफ दे रखा है इन्होंने, ग्राफ को देखिए, ग्राफ लिखा हुआ है एटीएम पर GL-1 लिखा है, और ये ग्राफ है पाई बाई सी का। पाई बाई सी ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है, पाई बाई सी है, यानी कि पाई बाई कॉन्सेंट्रेशन है। और किसके बीच का है, यहाँ पे लिखा है सी ग्राम पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन है, और ग्राफ ऐसे दे रखा है। स्लोप इसका दे रखा है 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁻। मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का। चलिए कोशिश करिए, फॉर्मूला लगाइए, उसका फॉर्मेट बनाइए, पाई बाई सी। डेटा बस स्लोप ही दे रखा है आपको, टेम्परेचर वगैरह नहीं दे रखा कुछ। टेम्परेचर 300 केल्विन है, आर की वैल्यू भी दे रखी है। आर की वैल्यू भी दे रखी है।
कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊं। आंसर देखूं मैं? फोर वन फाइव जीरो जीरो 41500। कैसे किया है? चलिए बताइए अरेंज। किसका ग्राफ है? कैसे? पाई को हम लिख सकते हैं, बोर्ड पे देखिए, CRT लिख सकते हैं, ठीक है। फिर सी कहाँ कट रहा है? क्या? पाई डिवाइडेड बाई सी ले लें तो ये RT हो गया। हाँ तो आर पाई बाई सी इज इक्वल टू RT ले लें, ये कह रहे हो? तो इसकी जगह पे हम RT बोल सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये RT वर्सेस C का ग्राफ है, ऐसा कह रहे हैं। ये कह रहे हैं RT वर्सेस C का ग्राफ है, यानी कि जो स्लोप दे रखा है वो RT बाई C दे रखा है। ओके, तो इससे क्या फायदा मिला अपने को? RT बाई C का ग्राफ हो गया, ये हो गया स्लोप, है ना। अब स्लोप की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस R की वैल्यू कितनी थी? टेम्परेचर 300 केल्विन, तो C निकल आएगा। C मोलर कंसंट्रेशन होती है ना। तो इससे क्या फायदा मिलेगा अपने को? C निकल गया। अब तो कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये तो कंसंट्रेशन आ गई, मोलर मास निकालना है ना, है हरीज। कंसंट्रेशन का तो आंसर वो नहीं था, वो तो मोलर मास निकाला था। आंसर ये आ रहा है। मोलर मास ही आ रहा था इतना बड़ा, PVC का, पॉलीविनाइल क्लोराइड। कंसंट्रेशन भी यही आ रही है। ये आ रही है, ये है मोल पर लीटर। इसमें ग्राम पर लीटर में दी हुई है, तो उससे क्या फायदा मिलेगा? मोलर मास कैसे निकालेंगे? तो C निकालिए। आपने मोलरिटी निकाली अगर C निकाला है, 1 लीटर ले ले तो वो मोल हो जाएगा। निकालना तो मोलर मास है। सोचो भाई। और प्यार से सोचिए थोड़ा इसको ध्यान से। ATM पर ग्राम पर लीटर दिया हुआ है ना। कॉन्सेंट्रेशन C इन्होंने लिया है, C जो टर्म इन्होंने लिया है वो क्या लिया है? ग्राम पर लीटर। C की जगह इन्होंने यूज किया है ग्राम पर लीटर। और हम जो लगा रहे हैं वो क्या है? मोल पर लीटर है। ऋषिका आया नहीं? ऋषिका का भी तो आ गया है।
-4 आ रहा है सी, यही तो आंसर ही आपका। और कैसे सोच सकते हो उसको? गिवन मास बाय मोलर मास, ये एन होता है और यहाँ पे वॉल्यूम लेते हैं, है ना, और आर टी लेते हैं, फिर ये क्या आता है आपका, पाई आता है, ये आता है ना ऑस्मोटिक प्रेशर आपका, यही तो आता है। तो अब अगर इसको ले लो आप, गिवन मास बाय लीटर, ग्राम पर लीटर है ना, अगर ग्राम पर लीटर को इधर ले जाओ तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाई गिवन मास पर लीटर, ये सही लिखा है हमने। इस पूरे डेटा को इधर ले आए, नीचे ले आए, तो ये क्या बन जाएगा, आरटी बाई मोलर मास, यही तो बन जाएगा, बोलो, आरटी बाई मोलर मास बन जाएगा, यही बनेगा, है ना। और ये हमने ये जो दे रखा है ना, इसको इनको ये लिखना था, ये अगर लिखते ना तब सही होता, केवल पाई लिखते, अगर एटीएम लिखते तो एटीएम पर ये क्या हो जाता, पाई डिवाइडेड बाई ग्राम पर लीटर हो जाता ये, और यही चीज हमने निकाल ली यहाँ पे, पाई डिवाइडेड बाई ग्राम पर लीटर निकाल लिया, गिवन मास बाई वॉल्यूम को नीचे ले आए, तो डेटा अपना क्या बन गया, आरटी बाई मोलर मास, और यही क्या बन जाएगा, अगर उसको हम करेक्शन मारे तो यही अपना क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, स्लोप, तब आएगा अपना आंसर, आरटी बाई मोलर मास करोगे तब आएगा आंसर, मोलर मास उधर ले जाओगे स्लोप नीचे आ जाएगा, फिर वैल्यू आएगी। ये जो हमने ग्राफ लिया है ना, ये ग्राफ जो हमने लिया पाई बाई सी का ना, वो नहीं लेना पड़ेगा, किसका लेना पड़ेगा, पाई का लेना पड़ेगा, यहाँ पे सी होगा, पाई मतलब एटीएम में, और यहाँ पे क्या आएगा, ग्राम पर लीटर की कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया सीधे सीधे अपना ये क्योंकि सी आर टी होता है, पाई इज इक्वल टू सी होता है मोल बाई वॉल्यूम, तो मोल लगा दिया, गिवन मास बाई मोलर मास, वॉल्यूम आर टी, और इसको इस तरीके से सॉल्व, तब जाके आपका मोलर मास आ जाएगा, यहाँ से मोलर मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर टी बाई स्लोप, आर टी बाई स्लोप करके देख लीजिए, ये आ रही है क्या, तो ये ऐसे निकाल, वो थोड़ा सा कुछ वहां पे जो है, उसका ग्राम पर लीटर हटा दीजिए, पाई ले लीजिए बस, उसको बिल्कुल पाई ले लीजिए तभी आएगा। तो कोई भी ग्राफ दिया हुआ हो तो आपको कैसे देखना है, आराम से क्या दिया है और क्या अपन लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लगा लीजिए। ठीक है, अब आ जाएगा, अगला क्वेश्चन कौन करके बताएगा, अब देखते हैं बताता कौन है, अब फास्ट बताने की बारी आ रही है, मेरा वो खाना, चलो अब एक इजी क्वेश्चन दे देते हैं।
अब तो आ गया ना सबको, अब क्या बातें चल रही है। इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयन की ब्रेकिंग होती है, बड़ा ब्रैकेट वाला एक आयन बनता है और उसके बाहर वाले अलग आयन बनाते हैं। मतलब अगर ये टूटेगा तो एक ये बड़ा आयन बनाएगा और 3 Cl बनाएगा, यानी n का नंबर इस केस में कितना लेंगे, इस एग्जांपल में 3 Cl माइनस और एक ये बड़ा वाला आयन 4 लेंगे, n की वैल्यू है ना। इस बेस पे ये क्वेश्चन होगा। क्लू मैंने आपको पहले ही दे दिया है। बाहर जो H2O जाएंगे उनको गिनना नहीं है। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। फ्रीजिंग पॉइंट आप कैसे निकालते थे, जिसमें वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू, जिसमें वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू छोटी आएगी उसमें फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। अपोजिट आता था ना, फ्रीजिंग पॉइंट में ही अपोजिट चलता था। और आई की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, एन पे डिपेंड करती है। तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका सबसे ज्यादा होगा जिसमें एन का नंबर सबसे छोटा होगा। बता दीजिए जल्दी से। बाहर वाले H2O से मतलब नहीं है, पहले वाले ऑप्शन में एक ये कॉम्प्लेक्स आयन ये वाला बनेगा एक और 3 ये बनेंगे, यानी n का नंबर 1 + 3 कितना बनेगा 4। दूसरे वाले में देखो एक ये बिग ब्रैकेट वाला आयन और 2 Cl माइनस बनेंगे, यानी यहाँ पे n का नंबर कितना हो गया 1 + 2 = 3। बाहर के H2O से मतलब नहीं है। यहाँ पे एक Cl और एक ही आयन, यानी कि n = 2। यहाँ पे एक ही ये वाला आयन n = 1। H2O से मतलब नहीं बाहर वाले H2O। तो जिसका n सबसे छोटा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे बड़ा। अरिंज ने आंसर सबसे पहले दिया था, तब से डी बोल रहा है। अरिंज बोलेंगे क्या मैम, भी तो हो गया। इस चैप्टर में क्वेश्चन कहीं भी अजूबा क्वेश्चन नहीं आएगा। सारी थ्योरी सारे फॉर्मूला आपको पता है, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। K2HgI4, K2HgI4 नेस्लर्स रिएजेंट बोलते हैं इसको। अमोनियम के टेस्ट में यूज होता है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में K2HgI4। इसको लिख रहे हैं इज 40% आयोनाइज्ड। 40% आयोनाइज्ड का मतलब है अल्फा = 0.4। अल्फा दे रहा है 40% आयोनाइज्ड। वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है, वैल्यू ऑफ आई निकालनी है।
डिसोसिएशन, आयनाइज्ड का मतलब क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, कैसे टूटता है वो पता होना चाहिए। K2HgI4 टूटता है 2K प्लस और HgI4 -2 में। तो आयन कितने हो गए, 2 तो ये हो गया और 1 ये 3। तो N की वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू पता, आई निकालिए 1.4। अल्फा हो गया 0.4, 40% का मतलब 40/100, 0.4। अब फॉर्मूला लगा दो डिसोसिएशन का, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था डिसोसिएशन का, I-1 डिवाइडेड बाई, फॉर्मूला था अल्फा इज इक्वल टू I-1 N-1, यही था ना। तो अल्फा है 0.4, आई तो निकालना ही है आपको, N कितना था 3 - 1 is 2, तो I-1 इज इक्वल टू आ गया 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 0.8, तो I इज इक्वल टू 1.8 आ जाएगा। खुश हैं आप, खुश रहिए, हमारा वो मिल जाए तो हम नीट का भी करा दें। एंजॉय कर रहे हैं क्वेश्चन को, रिसेंट क्वेश्चन लिया जाए। 25 में क्या आया, 25 में क्या खिचड़ी पकाई इन्होंने, देखा जाए भाई। 24 तक ही दिया इन्होंने, 25 तक हुआ ही नहीं। नहीं मेंस में क्या आया, मेंस तो हो गया। कर पा रहे हैं, दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हैं? ऐसा तो नहीं है नहीं चल रहा है। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आया है 25 में, A2B 30%, लिखना नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस बता रही हूँ। A2B कोई कंपाउंड है, वो 30% आयनाइज होता है इन एक्वस सॉल्यूशन, देन वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर निकालनी है आपको, है ना। 30% दिया है, A2B है, तो A2B टूटेगा कैसे, 2A प्लस और B -2 में टूटेगा, तो 3 आयन बनेंगे, N इज इक्वल टू 3, यही सेम केस है। हाँ 30% दे रखा है, चलो अगला सवाल करो। बोर्ड में फ्रीजिंग पॉइंट का सवाल बहुत आता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का कर लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट ये निकालना है, आगे लैंग्वेज में लिखा है ये निकालना, जिसमें 50 ग्राम of solvent contain 1 ग्राम volatile नहीं, 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास दे रखा है 256,
एंड डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीमेंट दिया है 0.4 केल्विन। केएफ निकालना है, जल्दी निकालो, इधर उधर मत देखो। पहला आंसर देखते हैं कौन देता है सही। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट यू हैव टू कैलकुलेट। 50 ग्राम सॉल्वेंट दे रखा है, 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दे रखा है, सोल्यूट का मोलर मास 256 और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.4 केल्विन, डेल्टा टीएफ 0.4। सब डेटा है, अब सवाल नहीं होगा तो बहुत ही गलत हो जाएगा। हम नहीं बताएंगे, आप बताएंगे। हम बता रहे बहुत ही गड़बड़ कर रहे हो आप। के पूछ रहे हैं, केबी का फॉर्मूला लगा रहे हैं। सारांश आपको आंसर देना है अभी। इससे इजी सवाल जेई मेंस नहीं पकड़ा सकता है आपको। यस, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता। हरिंज आया, फिर से करो सॉल्व। क्या डेटा गलत नोट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ऋषिका इतना टाइम क्यों लग रहा है? अभी क्लास के पहले मैंने समझाया है कुछ। सारांश आया आंसर? आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब कैलकुलेशन नहीं हो रही है आपसे। नहीं, अब नहीं आंसर आया। चलिए देखिए बोर्ड पे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाइड बाई मोलेलिटी, यही करना है ना। के एफ मोलेलिटी होती है आपकी गिवन मास बाई मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। डेल्टा टी एफ 0.4 है, के एफ निकालना है। गिवन मास कितना है सोल्यूट का? 1 ग्राम। कौन बोल रहा है 50 ग्राम? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कितना है? 1 ग्राम है सॉल्वेंट में। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही होती हूँ, लिख रही होती हूँ क्वेश्चन, तब उसको समझाती जाती हूँ, ध्यान कहाँ रहता है? क्वेश्चन लिखते वक्त मैंने बोला था कौन सा सॉल्यूट का मास है, कौन सा सॉल्वेंट का मास है, जो आपको समझ आना चाहिए खुद से। इन जनरली सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा, सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा लैंग्वेज से तो भी गैस करिए कि क्या ज्यादा है क्या कम है। 1 ग्राम सॉल्यूट है और सॉल्वेंट कितना दिखाई दे रहा है? 50 ग्राम। मोलर मास कितना दे रखा है? 256। ये 50 ग्राम दे रखा है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। 256 है, जीरो नहीं उड़ा सकते हम लोग, चलो इससे उड़ा देते हैं। टू 256 है तो 50 से कट कर देते हैं, है ना, 20 आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? के एफ निकालना है, के एफ इज इक्वल टू 0.4
डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 256। अब हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। इसको 200 कर दो, ये 50 हो गया। अब ये जाएगा कितनी बार, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स कितना आएगा, 250। आंसर आना चाहिए 5.12। ठीक है, क्लियर है बात? बोलिए बच्चों, सीधा क्वेश्चन था ना, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट था, जैसे ही नॉन वॉलेटाइल दे देंगे आपका, और कोई इंफॉर्मेशन आई वगैरह के बारे में, आयनाइजेशन, डिसोसिएशन, एसोसिएशन कुछ नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आई के बारे में सोचना ही नहीं है। जैसे ही आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन दे, वैसे ही आपको फॉर्मूला चेंज कर देना है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई के एफ मल्टीप्लाइड बाई एम कर देना है ना, फिर आई निकाल के लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कुछ नहीं हो रहा डिसोसिएशन एसोसिएशन, तो आपको सीधे सीधे के एफ इंटू एम लगाना। बोलिए, तो आई पूछ लिया तो आई इज इक्वल टू एन करेंगे, या अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो अभी ये जो फॉर्मूला लगाया इससे आई निकालेंगे, अल्फा दिया होगा तब आई निकालेंगे, है ना। ये इजीएस्ट क्वेश्चन था, इसमें सीधे फॉर्मूला, ये बोर्ड का क्वेश्चन है एक तरीके से, आया है जेई मेंस में वो बात और है, पर है किसका क्वेश्चन ये। अब अगले क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन देगा, कौन देगा, जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी का मतलब दो चीजें मिली हुई, ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड, दो वॉलेटाइल लिक्विड हैं, ऑफ कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, दो कंपोनेंट है, एक का नाम 1 दिया है, एक का नाम क्या दिया है 2। x1 and y1 are mole fractions of component 1 in liquid and vapor। लिक्विड और वेपर में अलग अलग मोल फ्रैक्शन आपको सिखाया था, अलग अलग फॉर्मूला सिखाया था या नहीं सिखाया था। तो जो पहला कंपोनेंट है उसका लिक्विड में मोल फ्रैक्शन x1 है, और जब वो वेपर बनता है तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या है y1। slope and intercept of slope and intercept of linear plot of 1 by x1 versus 1 by y1 are respectively। क्वेश्चन कुछ समझ आ रहा है? हैं? ये कर लिया तुम लोगों ने, सबको आता है? सेम क्वेश्चन कराया था, क्या अप्रोच है कौन बताएगा? किसके किसके बीच में ग्राफ है? इसको इस पे ले, वाई एक्सिस पे।
लीनियर है ग्राफ, इसका क्या निकालना है, इस ग्राफ का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है और क्या निकालना है, इंटरसेप्ट। निकाल लेंगे, ऑप्शंस दिए हैं 3-4। चलिए कर लेंगे तो अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है ये। ये 25 का ही था। NaCl के 3 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ये तो नहीं करा दिया है, 0.1 m, 0.01 m, 0.001 m, सबकी अलग अलग मोलरिटी है, 3 सॉल्यूशन दिए हुए, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है, इस सॉल्यूशन का नाम A है, इसका B है, इसका C है, इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर I है, इसके लिए IB, इसके लिए IC, तीनों में रिलेशन निकालना है, कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा, सीक्वेंस में लगाना। 3 सॉल्यूशन है, तीनों की मोलरिटी अलग अलग है, लेकिन तीनों सॉल्यूशन NaCl के हैं। हाँ, C की सबसे ज्यादा, क्यों? हाँ देखिए, क्लास अरेंज ने पॉइंट बताया है, एक हम लोग पढ़ते थे कौन सा आपको लॉ बताया था, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बताया था, याद है कुछ? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में हम लोग क्या पढ़ते थे कि अल्फा जो होता है वो रूट ऑफ वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अल्फा जो होता है रूट ऑफ कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका ज्यादा होगा जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी, जिसकी मोलर कंसंट्रेशन कम होगी, सबसे छोटी मोलर कंसंट्रेशन इसकी है ना, तो इसके लिए कंसंट्रेशन क्या है, छोटी है, तो आपका अल्फा क्या होगा, हाईएस्ट हो जाएगा, कंसंट्रेशन लीस्ट है तो अल्फा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट। और आई की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 एन माइनस 1, एन के ऊपर डिपेंड करती है और अल्फा के ऊपर डिपेंड करती है। NaCl है तो एन की वैल्यू 2 ही होगी सब में, एन की वैल्यू तो सेम हो जाएगी तीनों सोल्यूशन में, क्योंकि NaCl तो टूटेगा Na प्लस Cl माइनस, तो n की वैल्यू तो 2 आएगी, तीनों केसेस के लिए n की वैल्यू सेम है। I निकालना है तो I की वैल्यू n या अल्फा पे ही डिपेंड करेगी, n सेम है तो अल्फा पे डिपेंड करेगी। अल्फा किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे, जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम उसमें डिसोसिएशन सबसे ज्यादा, यानी जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होता है, वॉल्यूम जिसमें ज्यादा होगा सॉल्वेंट का, उसमें आपका डाइल्यूशन जिसमें ज्यादा होगा उसमें आपका क्या होता है, डिसोसिएशन ज्यादा होता। तो ऐसे सोचना है, तो इसकी कंसंट्रेशन सबसे कम
तो इसका अल्फा सबसे ज्यादा, अल्फा ज्यादा तो इसका आई भी क्या होगा, अल्फा और आई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहे हैं, तो आई भी इसका ज्यादा होगा। तो इसका मतलब आई सी इज ग्रेटर देन आई बी। बात क्लियर है? ये उन्होंने कब पूछा था? 24। अब ऐसे क्वेश्चन तो आप कर लेंगे मेरे ख्याल से। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करा दें, कुछ अलग कराया जाए, है ना? अब नॉर्मल क्वेश्चन तो आप कर लोगे जैसा मुझे लगता है। चलो लास्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? अरेंज के अलावा आपकी बार अरेंज आंसर आप नहीं दीजिएगा, आपको आता भी, बाकी लोग बताएंगे। कंसीडर डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड HaHX, कोई वीक एसिड HX दे रखा है, उसका डिसोसिएशन हो रहा है H प्लस एक्स माइनस में, और उसके लिए Ka की वैल्यू दे रखी है 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5। सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन में के भी दिखाई देने लगे तो आप दिमाग लगाइएगा, आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा करके क्या लगाना चाहते हैं, क्या निकलवाना चाहते होंगे? अल्फा के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर लेते थे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या लगता था? के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। के की वैल्यू दे रखी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है आपको। क्या निकालना है? ओपी ऑफ 0.03 m aqueous solution of HX at 300 Kelvin is, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है बार में, नियरेस्ट इंटीजर तक आंसर निकालना है। आर की वैल्यू दे रखी है 0.083 लीटर बार पर मोल केल्विन। ये आर की वैल्यू बार में दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये आर लगाओगे तो आंसर आपका बार में है। ये जो फिलिप्स है इसकी वैल्यू निकालनी है, ऑस्मोटिक प्रेशर। डिसोसिएशन हो रहा है तो आई लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? पाई का फॉर्मूला होता है CRT, तो क्या बन जाएगा? ICRT। कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन टू यू, R इज गिवन टू यू, टेम्परेचर इज गिवन टू यू। आपको क्या निकालना है? पहले I निकालना पड़ेगा, पहले अल्फा फिर I। आप कोशिश कीजिए सब लोग। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लगा सकते हैं K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा आ जाएगा √K बाई सी, इससे अल्फा निकल जाएगा। ऊपर लिखा हुआ वीक है, ऊपर इन्होंने अगर वीक नहीं लिखते ना तो फिर आपको, अगर वीक नहीं लिखते तो फिर पूरा फॉर्मूला लेना पड़ता है, तब लेते हैं हम लोग K इज इक्वल टू
अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं ले होता है तब हमको ये लेना पड़ता है फॉर्मूला, लेकिन क्वेश्चन में सीधे सीधे ऊपर लिखा हुआ है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक है। चलिए निकालिए, पहले अल्फा निकालिए, फिर आई निकालिए, फिर पाई निकालिए, अल्फा आई पाई। देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही आपको चीजें समझ आनी चाहिए, कोई डेटा दिया है तो क्यों दिया है, सोचना है। टू इंटू 10⁻⁻² आएगा शायद, यानी कि 0.02 आ गया, -2 का मतलब ना। अब आई निकाल लो फटाफट, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, दीवा बात समझ में आ रही है तरुश्री? निकालो निकालो, निकाल तो लिया अल्फा, आई निकालो, आई का फॉर्मूला लगाओ, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, अल्फा आंसर, आंसर देख लेते। नियरेस्ट इंटीजर तक लेना है, 7, ये वैल्यू 76 आ रही है, नियरेस्ट तक करा है। नहीं आ रहा, चलिए करते हैं, डेटा बोलिएगा करा जाए। सबसे पहले निकालें अल्फा, तो k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर लगा है, अल्फा इज इक्वल टू k बाई सी, k कितना दे रखा था बोलो जल्दी डेटा, c कितना दे रखा है 0.03 दे रखा था, डेसिमल उड़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, तो ये आ गया 3 से कट करेंगे तो 40 आ जाएगा, है ना। अब ये 0 हटा दो तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा √4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴, इसको बाहर निकाल लो तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2, तो 0.02 आ गया, ये वैल्यू आ गई अल्फा की। अब दूसरा टारगेट है अपना क्या निकालने की, आई, तो अल्फा इज इक्वल टू i-1 n-1, एच एक्स टूट रहा है, 2 आयन बना रहा है, H प्लस एक्स माइनस, तो n इज इक्वल टू 2 होगा, i-1 n इज इक्वल टू 2 है, अल्फा है 0.02, तो क्या आ गया आपका i-1 इज इक्वल टू 0.02, ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू 1.02, 1 उधर चला गया, है ना। यही आ रहा था, हाँ ये आ गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पाई इज इक्वल टू ICRT 1.02, सी की वैल्यू कितनी थी 0.03, 0.083, और टेम्परेचर कितने केल्विन था 300। अब सॉल्व कर लेंगे,
तो आंसर आ गया। आंसर आएगा 76 पॉइंट कुछ आ रहा है। वैसा ही कुछ आ रहा है। यही आ रहा है। नहीं आया। ये फिलिप्स था, इसकी वैल्यू निकालनी थी इंटीजर में। ये दिया था ना क्वेश्चन में, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻²। इसकी वैल्यू आ गई कितनी? ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें क्या होगा? एनसीईआरटी में केवल 40 क्वेश्चन है, वो करके आएंगे, वो पूछेंगे। केवल आधे से ज्यादा दे दिया आपको, करके आएंगे। पहले एनसीईआरटी